मैं मुख्तियार सिंह आज आपके सामने जलवायु विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो आपका यूजी पीजी या मैं अगर कहूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो टॉपिक है हमारा जलवायु वर्गीकरण के ऊपर आधारित है। अगर इस टॉपिक की बात करें, क्योंकि जलवायु वर्गीकरण है जो, इसके ऊपर बहुत सारे विद्वानों ने काम किया है, जैसे ओलिवर हिडोरे ने काम किया है, ट्रिवार्था ने काम किया है, व्लादिमीर कोपेन ने बात की है और थार्नवेट महोदय ने काम किया है। तो इससे पहले मैं आपको कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन भी समझा चुका हूँ। वो आपको आसान लगेगा, कारण कारण ये है कि उसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, आपकी गणित का समावेश नहीं है। किंतु थार्नवेट ने क्या किया, ये जो क्लासिफिकेशन दिया था कोपेन के बाद में दिया गया था, कोपेन की बातों को देख के फिर इन्होंने दिया था। कोपेन ने कहाँ कहाँ पे क्या क्या बातें अप्लाई की, उसका कुछ अनुसरण करके इन्होंने दिया है। इस टॉपिक को जो हम कर रहे हैं क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, तो इस टॉपिक को थोड़ा सा टफ माना जाता है, जिसका मुख्य कारण क्या है, इसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। फिर भी मैं आपको कुछ बिल्कुल सिंपल शब्दों में बातें बताऊं कि इतना ये टफ नहीं है जितना हम इसको मानते हैं। क्योंकि इसने अगर देखा जाए, जो कोपेन ने कार्य किया था, उन्होंने कुछ बातें बताई थी कि किसी भी वनस्पति के ऊपर तापमान और वर्षा का इफेक्ट होता है। बिल्कुल सेम इन्होंने भी तापमान और वर्षा को आधार मान के अपने क्लासिफिकेशन को दिया, और इन्होंने बताया, क्योंकि जो ये मेन वर्डिंग लेंगे, थर्मल एफिशिएंसी लेंगे, या अगर मैं बात करूं प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस लेंगे, तो इसने कहा कि कोई भी वनस्पति है उसको एक ऐसा तापमान चाहिए जिसके बलबूते पर वो विकसित हो सके। कोई भी वनस्पति है उसको एक मात्रा होती है, अगर उससे कम आपका रेनफॉल या टेम्परेचर रहता है तो वो पनप नहीं सकती। तो इस तरीके से इन्होंने अपने इस क्लासिफिकेशन को दिया, तो तापमान और वर्षा को बेस मान के देंगे। और इन्होंने सेम उसी तरीके से जैसे कोपेन ने कुछ वर्ड लिए थे, इसने भी कुछ वर्ड लिए हैं, किंतु थोड़ा सा अंतर है, वो आपने समझना है। क्योंकि अगर सेम लगेगा आपको तो आप यही कहोगे कि कोपेन की बातों को चुराया है। तो इन्होंने कोपेन की बातों को बेस मान के, या मेरा कहने का मतलब कोपेन की तरह ही विश्व का जलवायु वर्गीकरण किया। तो मैं वो जो भी इसकी स्टोरी है वो आपको सारा बताने का कार्य कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है, आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं कुछ बातें जो लेके चल रहा हूँ। स्टार्टिंग में जब थार्नवेट ने अपना क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिया था, जलवायु वर्गीकरण दिया था, तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका के ऊपर इन्होंने दिया था। और नॉर्थ अमेरिका पे जब इन्होंने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिया था तो वो ईयर था आपका 1931। ध्यान रखना, कोपेन ने कब किया था, स्टार्टिंग में 1900 में, फिर 1918 में, फिर 1931 में, फिर लास्ट में 1953 में दिया था। तो इन्होंने जब अपना क्लासिफिकेशन दिया था तो 1931 में दिया था अमेरिका के ऊपर। जब इन्होंने अमेरिका पर दिया तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हुआ, क्योंकि एरिया छोटा था नॉर्थ अमेरिका के ऊपर। तो इन्होंने उस नॉर्थ अमेरिका के ऊपर कामयाब होते ही अपना क्लासिफिकेशन, इन्होंने क्या सोचा कि अब तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर भी दे सकता है। इन्होंने पूरे वर्ल्ड के ऊपर दिया, तो पूरे वर्ल्ड की मॉर्फोमेट्री आपको पता है अलग है, तो उसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो उसका अच्छे प्रकार से। इम्प्लीमेंट न होने के कारण, क्योंकि 1931 में दिया नॉर्थ अमेरिका पे, उसके बाद में 1933 पे दिया वर्ल्ड के ऊपर। और 1933 में जब वर्ल्ड के ऊपर दिया तो इसमें बहुत सारी कमियां रह गई, एरर रह गई, समस्याएं आई। तो इस तरीके से जब इनकी कुछ आलोचनाएं हुई तो इन्होंने 1948 में दोबारा मॉडिफाई किया, इसको मॉडिफिकेशन किया, संशोधन किया 1948 में। और जब 1948 में संशोधन किया तो इसमें क्या ऐड किया, संभाव्य वाष्पोत्सर्जन। संभाव्य वाष्पोत्सर्जन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, नेट में आया हुआ है। कि पहली बात तो आपने ये भी ध्यान रखना है, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कब आया, 1948। ये क्वेश्चन आंसर देना है आपने 1948 में कि 1933 या 1931। ठीक है, क्या ऐड किया गया, संभाव्य वाष्पोत्सर्जन, ये भी पूछा गया है। और संभाव्य वाष्पोत्सर्जन जो दिया गया है, इसका फार्मूला क्या होता है, 1.6 इंटू 10T/N की पावर 8। टी मीन है एट प्रेजेंट हवा में कितना टेम्परेचर है, एन मीन क्या है आपका सीजनल या एनुअल एवरेज टेम्परेचर क्या है, ए होता है आपका एक्सपोनेंशियल वैल्यू। तो इस तरीके से इसमें वैल्यू पुट हो जाती है, उसके बाद में आपका संभाव्य वाष्पोत्सर्जन निकलता है, पोटेंशियल इवेपोरेशन निकलता है। तो आपने इसकी कुछ बातें समझनी है, कब आया, स्टार्टिंग में 1931, फिर 33, फिर 48, और इस तरीके से इन्होंने संभाव्य वाष्पोत्सर्जन ऐड किया था। तो इन्होंने किसको बेस माना, कोपेन की भांति
इन्होंने जलवायु तापमान और वर्षा को बेस मान के तापमान और वर्षा को महत्व देंगे और इस आधार पे ये देंगे। हालांकि कोपेन का आधार क्या रहा था, कैंडोल का वेजिटेशन क्लासिफिकेशन जो 1874 में आया था आपका। तो वर्षण प्रभाविता और तापमान को इन्होंने महत्व दिया। तो ध्यान रखना है, वर्षण प्रभाविता और तापमान प्रभाविता को ये मुख्य मानेंगे, एक महत्व देंगे, जिसके आधार पर इन्होंने ये फार्मूला दिया है, आपने समझना है। जैसे यहाँ पे प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, प्रेसिपिटेशन का मतलब वर्षण प्रभाविता, यहाँ पे क्या है थर्मल एफिशिएंसी रेशियो। तो रेशियो जब निकल रहा है तो ये 1 महीने का है। इसका फार्मूला आपका रहेगा 11.5 इंटू में आर अपॉन टी माइनस 10 की पावर 10/9। तो आर मीन क्या रहेगा आपका रेनफॉल, कि उस महीने में कितने इंच रेनफॉल हुआ वो वैल्यू रखिए। टी मीन उस महीने में एवरेज टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट कितना रहा वो वैल्यू रखिए। फिर इसको सोल्व करिए, आपका वैल्यू आ जाएगी कोई ना कोई वैल्यू 32, 30, 35, 50, 100 कुछ भी आएगी, वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। आप समझते जाइए एक बार। प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस रेशियो किसका आया, किसी एक महीने का। इस तरीके से आप प्रत्येक महीने का निकालोगे, यानी 12 के 12 महीनों का निकाल के जोड़ दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये सिग्मा का मतलब होता है जोड़। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च से लेके दिसंबर तक आपने ये जोड़ लिया, ये वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ पे सेट की गई है, आगे सिग्मा लगाया है तो जोड़ ही किया है और कुछ नहीं है। तो 11.5 इंटू आर मीन रेनफॉल कितना हुआ उस महीने में इन इंचेस, जबकि टेम्परेचर कितना रहा उस महीने में इन फ़ारेनहाइट के अंदर। तो वो वैल्यू रख के इसमें से घटा के इसकी पावर को सोल्व करके आप यहाँ पे एक वैल्यू प्राप्त होगी। फिर इस तरीके से 12 के 12 महीनों का एक आंसर आ जाएगा। मान के चलिए आपका वो कुछ भी आया, आपका 120 आया, 130 आया, 150 आया, या आपका 180 आया, जो भी आपका आता है वो वैल्यू आप यहाँ पे चेक करेंगे कि किस में आती है। ऐसे ही आप थर्मल एफिशिएंसी निकालोगे। थर्मल एफिशिएंसी रेशियो में पहले आप 1 महीने का निकालोगे। टी मीन उस महीने में टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट कितना रहा, माइनस में 32 अपॉन में 4। अब मान के चलो 50 रहा, 50 में से 32 घटाइए और फिर 4 से भाग दीजिए, आपकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ये 1 महीने का है, ऐसे ही आप क्या करोगे 12 महीनों का निकालोगे, क्योंकि 1 महीने का निकल गया, फिर दूसरे महीने का सभी 12 के 12 महीनों का जोड़ दोगे तो एक जोड़ने के बाद एक वैल्यू हो जाएगी आपकी, क्या पता 160 हो जाए, क्या पता 50 हो जाए, 40 हो जाए, 15 हो जाए, जो भी होता है वो इसके अंदर चेक होगा। तो किसी भी रीजन का सपोज मान के चलिए आप हिसार का निकाल रहे हो, बीकानेर का निकाल रहे हो, जोधपुर का निकाल रहे हो, बठिंडा का निकाल रहे हो, उसी स्थान का एक बार थर्मल एफिशिएंसी चेक कीजिए, उसी स्थान की आप एक बार प्रेसिपिटेशन यानी आपका वर्षण प्रभाविता भी चेक कीजिए। फिर दोनों को इसमें पुट करना होता है, फिर आप जाके उस स्थान के ऊपर पर्टिकुलर ये लिख पाओगे कि यहाँ पे ऐसी क्लाइमेट है फारेनहाइट के अनुसार। तो ये ऐसे निकल जाएगा। इसको ऐसा निकाला जाएगा जब इन्होंने इसके लिए कुछ वर्ड लिए थे, ध्यान रखना। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है प्रेसिपिटेशन और आपका थर्मल एफिशिएंसी, ये दोनों चीज निकालनी होंगी 1-1 महीने की, फिर 12-12 महीनों का ये जोड़ किया गया है। तो ये कोपेन की भांति ज्यादा शब्द नहीं लेके कुछ शब्द लेंगे, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि जो ह्यूमिड प्रोविंस है, जिसको आर्द्र आर्द्र प्रदेश आप कह सकते हो, ह्यूमिड प्रदेश यानी आर्द्र प्रदेश, ये आपकी वर्षा के ऊपर डिपेंड करते हैं। थर्मल प्रोविंस का मतलब है आपका तापमान प्रदेश आपके कौन से हैं। प्रोविंस वैसे प्रांत से जुड़ता है, प्रांत मीन यहाँ पे एक रीजन लिया है, एक प्रदेश माना है इन्होंने। इन्होंने बताया कि अगर जहां पे आपका रेनफॉल 128 से ज्यादा आया हो तो आप वहां पे ए लगा सकते हो। ए लगाने का कारण क्या रहेगा, कारण ये रहेगा कि जहां पे अगर आपका रेनफॉल 128 से ज्यादा आया है तो आप ए लगाओगे। ए का मतलब है वो वेट रीजन है, जहां पे रेनफॉल इतना है, अगर इतना है तो इसका मतलब वहां पे वर्षावन होते होंगे, इसका मतलब वो इक्वेटोरियल एरिया हो सकता है। अगर बी आया है तो इसका मतलब रेनफॉल थोड़ा सा कम है, ये वर्षावन था तो 1 हो जाएगा। सी पे वर्षा और कम हो जाएगी, 32 से 64 के बीच में हो जाएगी, सब ह्यूमिड यानी घास के मैदान आ जाएंगे। डी पे वर्षा और कम हो जाएगी, सेमी एरिड यानी स्टेपी हो जाएगा, 16 से 32 के आसपास रेनफॉल हो जाएगा। और 16 से कम अगर आपका रेनफॉल होता है तो पूर्ण रूप से मरुस्थल हो जाता है, वहां पर आप ई लगाओगे। अब यहाँ पर आप समझना है थोड़ा सा, यानी थार्नवेट ने मरुस्थल के लिए क्या माना, ई, क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, नेट में आए भी हैं, मैच करने आते हैं, आपके माइंड में रहेगा कैपिटल डब्ल्यू वर्ल्ड डिजर्ट, ये तो कोपेन ने माना था। जबकि आपका जो थार्नवेट है, थार्नवेट ने क्या बताया कि कैपिटल ई मीन एरिड रहेगा,
एरिड मीन आपका मरुस्थल रहेगा, तो आपने इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, डी मीन सेमी एरिड है, सी मीन सब ह्यूमिड है, बी मीन ह्यूमिड है, ए मीन वेट है। तो ये सब बातें आप ध्यान रखोगे और ये वर्षा की मात्रा के आधार पे फिक्स किए गए हैं। तो ए बी सी डी ई, तो ये आपके क्या है, 5 ऐसे वर्ड हैं जो आपकी किसको, ह्यूमिड प्रोविंस के लिए आपके यूज किए गए हैं। यहाँ पे देखोगे आप, तापमान प्रोविंस में 6 डिजिट आएंगे आपके, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश। तो ये पेपर में आता है, आपको ध्यान रखना है। थर्मल के लिए डैश यूज किया गया है, ह्यूमिड के लिए सिंपल ए बी सी डी ई। डिफरेंस क्या हुआ, सिर्फ इसमें डैश है, इसमें बिना डैश के है। ये इसमें एक जो आपका डिजिट ज्यादा लिया है इन्होंने, एक अल्फाबेट एफ डैश, जबकि यहाँ तक ई है। तो यहाँ पे क्या देखोगे, अगर आपका तापमान 128 फारेनहाइट से ज्यादा आता है तो आपका वहां पे क्या रहेगा, ट्रॉपिकल एरिया आप कह सकते हो, ये आपका इक्वेटोरियल ही होगा। मेसोथर्मल में आपका क्या होगा, मध्य तापीय रहेगा, तो 64 से 128 आएगा। माइक्रोथर्मल में आपका क्या होगा, 32 से 64 होगा, सूक्ष्म तापीय होगा। टैगा में और तापमान गिर जाएगा 16 से 32, टुंड्रा में 1 से 16 और 1 से कम आ जाएगा आपका फ्रोस्ट में। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, सबसे कम तापमान आपका एफ डैश पर है, फ्रोस्ट पे है। यानी आपको ऐसे लग रहा है कि ये पोल के लिए इसने एफ डैश लिया है, जबकि इक्वेटर के लिए इसने ए डैश लिया है। बी में मेसोथर्मल आया है, सी डैश ने माइक्रोथर्मल, टैगा, टुंड्रा और फ्रोस्ट। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर के आंकड़े हैं इन डिग्री फारेनहाइट और इन इंचेज रेनफॉल है, तो आपने इसको थोड़ा सा समझना है। अब इसके बाद में इसने 4 वर्ड और लिए हैं, आपको बता दें, जैसे कि समोल आर। समोल आर मीन है ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पूरा साल पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती हो। फुल रेन, पूरा साल पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, तो समोल आर। समोल डी का मतलब है, समोल डी का मतलब है कि जहां पर पूरा साल बहुत कम मात्रा में वर्षा होती हो, डेफिशिएंसी हो, जहां पर कमी हो, वहां पर आप समोल डी। और स्मॉल एस मीन समर ड्राई और स्मॉल डब्ल्यू मीन विंटर ड्राई। विंटर ड्राई का मतलब है जहां पे सर्दियों सूखी हो, सर्दियों में बारिश ना होती हो, जबकि स्मॉल एस का मतलब है समर ड्राई, जहां पे गर्मियों में बारिश ना होती हो। ध्यान रखना, कोपेन ने बताया था जहां पे पूरा साल पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है वहां पर स्मॉल एफ लगाओगे, जबकि हार्नवेट ने कहा है आप यहाँ पर स्मॉल आर लगाओगे। जहां पे पूरा साल बारिश बिल्कुल ही न के बराबर होती है वहां पे कैपिटल डब्ल्यू लगता है कोपेन के अनुसार, जबकि थार्नवेट के अनुसार स्मॉल डी लगेगा, आपने ध्यान रखना है। तो इन सभी वर्डिंग को यूज करेंगे जब थार्नवेट के अनुसार। अब आपको पता है कि इस एरिया में, कि ये जो आपका जम्मू कश्मीर का है, अरुणाचल है, इस एरिया में इसने कहा कि ये एरिया बर्फ वाला क्षेत्र है आपका। देखिए एक बार कि आपका यहाँ पे क्या लगाओगे, क्योंकि आपकी लेह लद्दाख जैसे क्षेत्र हैं, एफ डैश आपने यहाँ पे लगा दिया। ई क्यों लगाया, एरिड। एरिड का मतलब मरुस्थल। मरुस्थल दो तरह के होते हैं, एक शीत मरुस्थल और एक शुष्क मरुस्थल। तो आपका शुष्क नहीं, ये कौन सा रहेगा अब आपका, शीत। तो शीत मरुस्थल है, ठंडा क्षेत्र है, और डी का मतलब यहाँ पर रेनफॉल आपका 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है। ठीक है, तो ई एफ डैश डी आ जाएगा। इसी तरीके से आपका गंगा सतलुज ब्रह्मपुत्र का जो रीजन आएगा, इसमें देखिए इसने क्या बताया, यहाँ पर इसने कहा कि सब ह्यूमिड है क्योंकि घास के मैदान हैं, इसलिए यहाँ पे सी लगा। फिर देखिए इसने क्या बताया, ए डैश। ए डैश क्यों बोला, क्योंकि हमारे एरिया में तापमान गर्मियों में बहुत ज्यादा होता है, हमारे यहाँ पे 47 से अराउंड पहुंच ही जाता है, तो तापमान आपका ज्यादा चला जाता है। स्मॉल डब्ल्यू क्यों बोला, क्योंकि हमारे सर्दियों में बारिश नहीं होती है, गर्मियों में ज्यादा बारिश होती है। हालांकि सर्दियों में उत्तर भारत में कुछ बारिश होती है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कारण है, तो आपने ध्यान रखना है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर भारत में सर्दियों में बारिश होने का कारण क्या है, आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ है, किंतु वैसे वो बिल्कुल ही कम मात्रा में बारिश होती है, तो हमारी सर्दियां ऑलमोस्ट सूखी होती हैं, इसलिए लगा। अगर मैं सिक्किम वाले एरिया की बात करूं, दार्जिलिंग की बात करूं, तो देखिए वहां पे क्या कहा इन्होंने कि ह्यूमिड है, वन है, बिल्कुल मानते हैं। फिर देखिए इन्होंने क्या कहा, ई डैश क्योंकि टुंड्रा क्लाइमेट है, और फिर इन्होंने क्या कहा, स्मॉल डब्ल्यू क्योंकि आपका विंटर ड्राई है। ऐसे ही अगर मैं मरुस्थल की बात करूंगा, वॉल डिजर्ट वाले की, तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, वॉल डिजर्ट है तो आपका क्या लगेगा, ई लगेगा। फिर देखिए आपका टेम्परेचर कितना रहेगा, ए डैश, और बारिश कब होगी, यहाँ पर आपकी गर्मियों में होती है, सर्दियां सूखी होती है, ई ए डैश डब्ल्यू।
ऐसे ही आप जो मानसूनल रीजन था आपका, अगर वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो ये देखिए इक्वेटर के पास होगा क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया है आपका। अगर मैं यहाँ पे से इसका डिवीजन करूंगा ऐसे, तो आपका इस तरीके से आप करोगे तो आपका क्या रहेगा, नीचे वाला ट्रॉपिकल एरिया है, ऊपर आपका टेम्परेट है। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ए क्यों लगा, क्योंकि वेट है, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होता है। तो वर्षा बनवाड़ा हो गया, ए इसलिए लगा। ए डैश क्यों लगा, ट्रॉपिकल है, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया है, ये आपका कर्क रेखा से नीचे है, अयनवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। और स्मॉल डब्ल्यू क्योंकि यहाँ पर बारिश होती है, तो गर्मियों में होती है, सर्दी आपकी सूखी होती है। ऐसे ही जब आप यहाँ पर देखोगे, थोड़ा सा अंदर की तरफ जाओगे, अंदर की तरफ जाओगे तो आपका देखिए ह्यूमिड हो जाएगा, क्योंकि वर्षा का स्तर कम हो जाएगा, तापमान आपका मेसोथर्मल हो जाएगा, और विंटर ड्राई हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बारिश होगी तो गर्मियों में ही होगी। सेम यही है, थोड़ा सा और अंदर जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, सब ह्यूमिड हो जाएगा, घास के मैदान मिलेंगे क्योंकि रेनफॉल और कम हो जाएगा। और यहाँ पर आपका फिर टेम्परेचर आपका मेसोथर्मल रहेगा और विंटर ड्राई रहेगी। जो आपने कोरोमंडल कोस्ट देखा था आपका, जहाँ पर कोपेन के अनुसार एएस क्लाइमेट थी, ए मीन इक्वेटोरियल है, एस मीन समर ड्राई है, किंतु इसमें ए डैश क्यों लगाया, क्योंकि मानते हैं ए मीन क्या था, वेट, किंतु वेट ये नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्षा सिर्फ सर्दियों में होती है। तो ए डैश इसलिए क्योंकि ट्रॉपिकल है, गर्मियां हैं। और ए डैश क्यों लगा, ट्रॉपिकल है, और स्मॉल एस क्यों लगा, क्योंकि समर ड्राई है, बारिश होती है तो सर्दियों में होती है, गर्मियां तो सूखी निकल जाती हैं। इस तरीके से इन्होंने अपना ये समझाने की कोशिश की। यहाँ पर आप जहाँ पे कोपेन ने इस रीजन में डीएफसी क्लाइमेट बताई थी, जबकि थॉर्नवेट ने यहाँ पे क्या बताया, थॉर्नवेट ने बताया कि यहाँ पर रेनफॉल आपको पता है, मेघालय, असम या जो भी चेरापूंजी आपने मौसिनराम सुनाई होगा, वहां पर विश्व की सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, 1041 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होता है। तो उस हिसाब से उन्होंने कहा कि जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, सेवन सिस्टर स्टेट है, वहां पर आपका ए लगेगा क्योंकि वेट है। सी डैश क्यों लगा, क्योंकि तापमान आपका गर्मियों में भी 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है, इसलिए। और विंटर ड्राई क्यों, क्योंकि बारिश होती है यहाँ पर गर्मियों में। तो ये आपने इसको ध्यान रखना है। इस तरीके से थॉर्नवेट ने अपने इस क्लासिफिकेशन को समझाने की कोशिश की थी। इसको भी आप इसी तरीके से, जैसे वर्ल्ड के ऊपर मैंने अप्लाई किया था आपका कोपेन का, इसको भी आप कैसे उसी तरीके से, जितना आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाओगे उतना ही आप साउथ हेमिस्फीयर में जाकर इसको कर सकते हो। तो मैं इसकी आपको थोड़ा सा दोबारा रिव्यू करवाता हूँ, सिर्फ 2 से 4 मिनट में। थॉर्नवेट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन आपका इंपेरिकल है, जैसे कि कोपेन ने दिया था आपका, स्टार्टिंग में 1931 में आया था ये। फिर जब 31 में आया था तो अमेरिका के ऊपर अप्लाई हुआ था, नॉर्थ अमेरिका पे। 33 में इन्होंने पूरे वर्ल्ड पे दिया, किंतु उसमें कुछ एरर रही, तो 1948 में इन्होंने दोबारा मॉडिफाई किया। और 48 में मॉडिफाई करने के बाद ये आपका पूर्ण रूप से आज जो हम पढ़ते हैं 48 वाला ही पढ़ते हैं। 48 में जब दिया था इन्होंने, तो इसमें पोटेंशियल इवेपोरेशन ऐड किया था, तो आपने उसको ध्यान रखना है। इन्होंने जब ये अपना थॉर्नवेट में क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देने की कोशिश की या दिया जब, तो इन्होंने दो बातों को बेस माना था, तापमान और वर्षा को। क्योंकि इन्होंने बताया कि जो तापमान प्रभाविता और वर्षण प्रभाविता, कि किसी भी वनस्पति के लिए, पेड़ पौधे के लिए उतना तापमान तो चाहिए जिससे वो विकास कर सके, क्योंकि अगर उससे नीचे चला जाएगा, जब आपको पता है जेरोफाइटस क्लाइमेट है, उसको ज्यादा तापमान चाहिए, और आपकी कोल्ड जो अल्पाइन जैसी, उनको कम तापमान चाहिए। तो एक अनुकूलतम तापमान, अनुकूलतम वर्षा की इन्होंने कामना की है अपने विचारों में। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ फार्मूले देने की कोशिश की थी। प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस में आपका जो है पहले रेशियो बनता है 11.5 इंटू में R/T - 10⁻10⁹। तो जब इसको सोल्व करोगे एक महीने का, तो फिर इस तरीके से 12 के 12 महीनों को आप जोड़ लोगे। जोड़ने के बाद वैल्यू यहाँ पे चेक की जाती है कि इस एरिया की वैल्यू क्या आती है। ऐसे ही आप प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स, सॉरी, ये जो थर्मल एफिशिएंसी रेशियो एक महीने का निकालोगे, फिर आप 12 महीने का जोड़ के इसमें चेक करोगे, तो ये सारी वैल्यू चेक हो जाती हैं। ये ABCD ध्यान रखना, मैच करना आया हुआ है पेपरों में, नेट में, कि आपका पहले तो ध्यान रखना ह्यूमिड प्रोविंस और थर्मल प्रोविंस किस विद्वान ने यूज किए हैं अपने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में, थॉर्नवेट ने। फिर ये ऐसे, क्योंकि ये भी पूछा गया और ये भी मैच करना भी आया हुआ है कि आपका A डैश किसके लिए है, C किसके लिए है, E किसके लिए है, F डैश किसके लिए है, तो आपने समझना है उसको।
और ये आपको बता दिया गया है। तो इस तरीके से आपने समझना। इन्होंने 4 वर्ड और लिए हैं। आर मीन फुल रेन, डी मीन डेफिशिएंसी इन रेनफॉल यानी पूरा साल न्यूनतम वर्षा, पूरा साल फुल वर्षा, स्मॉल आर मीन पूरा साल पर्याप्त वर्षा या फुल रेन, स्मॉल डी मीन पूरा साल कम वर्षा, स्मॉल एस मीन समर ड्राई, स्मॉल डब्ल्यू मीन विंटर ड्राई। तो इस तरीके से इन सभी वर्ड को आपने इंडिया पे अप्लाई करना है और उसके बाद में आप वर्ल्ड के ऊपर करोगे। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मेट का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन था, जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही पत्थर का मेल साबित होता है। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।